गए? चलो आगे बढ़े, डिस्कस बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा डाउट अगर पूछ लेना। ईएलपी के सॉल्यूशन बन गए हैं यूट्यूब पे, उसका मैं लिंक डाल दूंगा आज, तो जिसको डाउट हो वो वहीं से भी देख सकता है ना। ईएलपी के काइनेमेटिक्स के सॉल्यूशंस बन चुके हैं, उसके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ईएलपी का यूट्यूब पे, तो आप जो है उसका सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। मैं नहीं बनाया हूँ, पर कोई बनाया तो कोई सॉल्यूशन से मतलब है ना, अपने अनअकैडमी के टीचर नहीं बनाए तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो सेम ही लगाएगा कोई, और तू इतना तो गवार है नहीं। किसी क्वेश्चन में हाँ, वो टफ क्वेश्चन जो होगा वो तो मैं खुद ही बता दूंगा यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, मेथड का डिफरेंस आ रहता है, वो अभी है नहीं ऐसा, कुछ ऐसा होगा वो मैं अपने आप डील कर लूंगा। आगे चलिए, एवरेज स्पीड पे हम आ गए थे, हमने पढ़ा एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड के हमने दो केस पढ़े थे कि अगर मान लीजिए टाइम सेम होता है तो हम लगाते हैं अरिथमेटिक मीन, और अगर डिस्टेंस सेम होती है तो हार्मोनिक मीन। दो के लिए हमें याद होना चाहिए 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और कब है ये हार्मोनिक मीन, जब डिस्टेंस सेम और टाइम सेम होगा तो v1 प्लस v2 बाय 2। पक्की बात। आगे आगे उसके बाद ये सवाल कराए थे लास्ट। अब सवाल लिखिए जेई मेन, दो जेई मेन नहीं, नीट 2025 का जो इस साल आया था, नहीं इस साल का तो जेई मेन का है, क्या कर रहा हूं मैं। जेई मेन 2025 का क्वेश्चन देखिए, लिखिए लिखिए, जेई मेन का ही नहीं है तो नीट का ही है क्या? नहीं जेई मेन का, जेई मेन का है। A person traveling on a straight line, a person traveling on a straight line move with uniform speed v1. A person traveling on a straight line move with uniform speed v1. Move with uniform speed v1 for distance x, x distance के लिए, and with uniform speed v2 and with uniform speed v2 for next 3x by 2 distance, next 3x by 2 distance, next 3x by 2 distance कितने चल रहा है v2 से। If average speed of the motion is 50 by 7, if average speed of the motion is 50 by 7 and v1 equal to 5 meter per second, then find v2, then find v2। तो v2 बताना है। कौन सा केस है? कोई केस नहीं है। देखिए, पता नहीं क्या कर रहे हैं,
कितना आ गया 10, करेक्ट। वी एवरेज क्या लगाओगे, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 5x/2 अपॉन टाइम। अब टाइम इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा, कितना x/v1 प्लस 3x/2v2। तो ये x तो कट गया, LHS पता है 50/7। अच्छा 5/2, यहां से 1/v1 कितना है 5 प्लस 3/2v2 निकालना है, सॉल्व करना है। अभी 5 से कटे कितनी बार 10 बार, 2 को यहां रख लो, बोलो अब सॉल्व कर लो। तो 10/7 इज इक्वल टू 1/2। यहां से एलसीएम ले लो, कितना 10v2। 10v2 एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, अरे बोलो क्या बनेगा 2v2 नहीं, अरे जब 10 एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा 2v2 प्लस 15। इससे काटो कितनी बार 5, ऊपर गया तो 10/7 बराबर 5v2 अपॉन 2v2 प्लस 15। अब मैथमेटिक्स है इसमें, और कुछ नहीं है सॉल्व करने का, फिजिक्स तो यही खत्म हो गई। अब मुझे ऊपर नहीं चले जाना, इसी में तो तोते उड़ जाते हैं। बस अब इसको एलसीएम ले लो, क्या करोगे 20v2 प्लस 150 बराबर 35v2। 35 में से 20 गए तो 15v2 बराबर 150। तो v2 कितना आ गया 10। शायद 5 से और कट जाता है, ये और आसान हो जाता। अरे सवाल समझ में आया, कोई केस था इसमें, केवल बेसिक क्वेश्चन था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हेडिंग लिखिए वेलोसिटी। ये स्पीड पढ़ा, स्पीड कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर, स्केलर। क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है, हो सकती है। अब लिखिए वेलोसिटी, हेडिंग वेलोसिटी। हाँ लिख लो, इसको थोड़ा तेज लिखो। वेलोसिटी हेडिंग। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी कैसी लिखी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन कहां होती है इसकी, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो लिखिए इट इज डायरेक्टेड अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, इट इज डायरेक्टेड अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट की दिशा होती है एक्चुअली में वही वेलोसिटी की दिशा होती है। इट इज डायरेक्टेड अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि ये क्या है वेक्टर, वेक्टर नेगेटिव हो सकता है। तो लिखिए इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव। ठीक। अब अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो जैसे मैं बता रहा था कि मान लीजिए अपन बोले कि सर्कल में बात करें, सर्कल में वेलोसिटी की दिशा कैसे निकालते हैं, कि मान लीजिए मैं बोलूं कि पार्टिकल यूं चल रहा है, तो इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी की दिशा कैसे निकालते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करो। तो टेंजेंट तो हो सकते हैं ऊपर भी और इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। एरो कहां है, तो डायरेक्शन कहां होगी ऊपर, ये होगी वेलोसिटी की दिशा। अरे बोलो, मैं बोलता कि ये ए है, ये बी है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर ये है तो ए से बी तक वेलोसिटी की दिशा, जो ए से बी तक इंटरवल में जो वेलोसिटी होगी उसे नाम देंगे आगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की दिशा भी क्या होगी, यही होगी ए टू बी।
अगर ये डेल्टा एक्स की दिशा है तो यही किसकी दिशा होगी? एवरेज वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी के भी चार टाइप हो जाएंगे। पहला टाइप कौन सा हो जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बस फर्क क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में और यूनिफॉर्म स्पीड में, वो समझ में आएगा। अभी सुनिएगा, बहुत सारे सवाल बनेंगे स्टेटमेंट के। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? देखिए बेटा, वेलोसिटी एक शब्द जो है वो एक्चुअली में दो चीजें रखता है। हर वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर। और जब भी किसी वेक्टर को यूनिफॉर्म रखना है तो आपको दोनों चीज यूनिफॉर्म रखनी पड़ेंगी। क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बस ये चीज समझिए आप कि एक्चुअली में किसी वेक्टर का यूनिफॉर्म रखने का मतलब है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए? सेम। तभी वो वेक्टर क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म। या वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म। जैसे सर्कल के अंदर क्या किसी भी स्थिति में किसी भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है? क्यों? सर्कल में ये तो तय है कि हर क्षण पे टेंजेंट बदलेगा, और टेंजेंट बदला तो डायरेक्शन, और डायरेक्शन बदली तो वेक्टर, और वेक्टर बदला तो वेलोसिटी बदली। तो सर्कल कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन नहीं हो सकता। ये यूनिफॉर्म स्पीड का मोशन हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होती है? स्पीड। वेलोसिटी तो सोच भी नहीं सकते आप कांस्टेंट होने का, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अब जरा सोचिए एक और स्टेटमेंट, ये दिमाग खोलने वाली चीजें हैं। अब मोशन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। इसी में लिखते हैं दैट मोशन इज कॉल्ड, दैट मोशन, जिस मोशन में वेलोसिटी क्या हो? यूनिफॉर्म, दैट मोशन इज कॉल्ड। अब एक बात फिर सुन लो, यूनिफॉर्म मोशन अलग शब्द है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलग शब्द है। उसमें सर्कुलर घुसेड़ना पड़ा बीच में। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन शब्द से तो क्या दिमाग में पिक्चर बनती? वेलोसिटी कांस्टेंट। और सर्कल में क्या कांस्टेंट नहीं हो सकती? वेलोसिटी। तो आपको नया नाम बनाना पड़ा ना यार, बीच में क्या घुसेड़ना पड़ा? सर्कुलर। तो यूसीएम बोलते हैं उसको, यूएम नहीं बोलते हैं। तो सुनना, यूनिफॉर्म मोशन इज ओनली पॉसिबल इन स्ट्रेट लाइन। ट्रू और फॉल्स? अब खुद सोचो कि यार यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता? जिसके अंदर दिशा नहीं बदलती, और दिशा नहीं बदले तो मोशन स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन केवल किसमें पॉसिबल है? उसमें भी हर बार पॉसिबल है, कोई गारंटी? वो भी कब पॉसिबल है? जब स्पीड क्या हो? कांस्टेंट। नहीं आई बात समझ में? तो यूनिफॉर्म मोशन केवल किसे पॉसिबल है? 1D में। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या बोलते हैं? 1D। अरे 1D मोशन का मतलब होते क्या है? 1D 2D। 1D मोशन का मतलब फर्जी बात है, एक डायमेंशन दो डायमेंशन। 1D का मतलब होता है जब मोशन के सारे पैरामीटर्स, मोशन के पैरामीटर कौन कौन है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब एक ही लाइन में हो। किस में हो? नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन तो ये भी हो सकती है, डायरेक्शन ये भी हो सकती है, एक ही। तो उस मोशन का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? है। अब लोग समझते हैं, अगर डायमेंशन से सोचते तो क्या ये दो डायमेंशन चेंज नहीं हो रही? तो ये 1D नहीं है क्या? है। और इसी पे क्या मान लो? एक्स एक्सिस। नहीं आया? तो ये फर्जी बात है। 1D 2D को कैसे समझते हैं? डायमेंशन के हिसाब से। डायमेंशन के हिसाब से डिफाइन ही नहीं है। हेडिंग क्या बोलते हैं इसको? नाम क्या है इसका दूसरा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चैप्टर का नाम ही में एनसीईआरटी में क्या है? मोशन स्ट्रेट लाइन। उसे अपन बोलते हैं मोशन इन 1D। तो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन का मतलब 1D है यहां पर, कि अगर सारे पैरामीटर एक लाइन में दिखे तो वो मोशन कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। बॉल ऊपर फेंका, अरे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 6। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन, विच ऑफ द, 4-5 एग्जांपल है, एक बॉल का जंप कराने का, एक पेंडुलम का ऑसिलेशन का। तो पेंडुलम का ऑसिलेशन अगर हो रहा है तो क्या ये 1D है?
ये क्या है 2D। अब 2D कैसे, 2 डायमेंशन बदल रही है, नहीं 2D समझ तू तो ये समझ कि उसका मोशन एक प्लेन में आएगा। किसमें आएगा? जैसे एक बॉल को मैं मान लीजिए इसको दे रहा हूं, तो बॉल का मोशन ऐसे आएगा, तो वो एक बोर्ड के प्लेन में आएगा कि एक लाइन में आएगा? तो ये कैसा मोशन हुआ? मोशन इन प्लेन। उसे हम क्या बोल देते हैं? मोशन इन 2D। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? मोशन इन, एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, रू रू रू, क्या है? मोशन इन प्लेन, एक प्लेन में घूम रहा है। हेलो, एक कार ट्रैक पे चल रही है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे, मोशन इन। अरे चारों एग्जांपल है एनसीईआरटी के, मैं वही बोल रहा हूं। अ कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, स्ट्रेट लाइन मोशन। एक बॉल बाउंस कर रही है किसी भी एक फ्लोर पे, तो बाउंस होने के बाद टकरा के दिशा थोड़ी बदल लेगी, ऐसे आएगी। लेकिन ये है तो कौन सा? स्ट्रेट लाइन। क्या बात समझ में आई बेटा? हाँ, तो यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है? जिसके अंदर वेलोसिटी, जैसे मैं बोलूं v वेलोसिटी बराबर 5 आई कैप, तो दिन रात सुबह शाम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 5, और दिशा भी क्या है? आई कैप। तो ये कैसी वेलोसिटी हुई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। अब स्टेटमेंट कैसे बना दूं? दो शब्द होते हैं, dv बाय dt, ये क्या कर रहे हैं अपन? वेक्टर में सिखाया था मैंने, ये पहले क्या निकाल रहे हो आप? और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बन गया? स्पीड। तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये अलग अलग बातें हैं, पढ़ेंगे आगे। ये है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और ये है टोटल एक्सीलरेशन। केवल 1D तक पढ़ते हैं, किसी को पढ़ते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कभी फील नहीं आएगी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म, सॉरी, वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है। ये कब फील आती है? वेलोसिटी स्पीड अलग अलग कब दिखेंगे? खुद पहले सोच कि एक्चुअली में यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जिक्र किसका कर रहा हूं मैं? डायरेक्शन का। और डायरेक्शन में तुम सेम रख दोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क हुआ? मैं बोलूं एक किसी एक स्ट्रेट लाइन में अगर आप दिशा नहीं बदलो, किसी एक, अगर आप, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड सेम होगी। गलत है कि सही है? तो जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे तो वेलोसिटी और स्पीड भी तो सेम होंगे। तो ये दोनों शब्द आपको अलग अलग दिखेंगे कब? जब क्या हो जाए? जब क्या हो जाए? दिशा क्या हो जाए? चेंज। तो ये शब्द बने किसके लिए? स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए नहीं बने, ये शब्द बने जनरलाइज मोशन के लिए। स्ट्रेट लाइन में आपको दोनों एक जैसे दिखेंगे, तो क्वेश्चन में बनता है ना कि जनरलाइज मोशन या इन जनरल डिस्टेंस ज्यादा होती है, स्पीड वेलोसिटी डिस्टेंस ज्यादा होती है, डिस्प्लेसमेंट। भाई इन जनरल क्या होता है कि मान लीजिए यहां से हमें जयपुर जाना है, तो क्या रोड एकदम सीधा है कि कर्व है? तो डिस्टेंस जनरली क्या होती है? ज्यादा। तो हमारी एवरेज स्पीड भी ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा। तो इन जनरल एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। या फिर आइडियल केस में क्या हो सकती है? बराबर। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि स्पीड कम हो जाए? क्योंकि कम वाले को ही तो क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से भी छोटी वैल्यू पॉसिबल है क्या? नहीं बात समझ में? स्टेटमेंट सुनना, डिस्प्लेसमेंट रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बटे डिस्टेंस मिलता है ना, डिस्प्लेसमेंट बटे डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1। हाँ, ये तो हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि जनरलाइज में ज्यादा कौन होती है? ये। तो मान लो ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू क्या है कि एक से छोटी। आइडियल केस में क्या हो सकती है? बराबर। हेलो, अब दोनों को टाइम से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन गया? एवरेज वेलोसिटी।
तो उनका भी क्या होगा, 1 से ही तो होगा। तो लिखो, यूनिफॉर्म मोशन में लिख लिया, ये लिखना, दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। फिर लिखना, ओनली इन पॉसिबल इन स्ट्रेट लाइन, ओनली पॉसिबल इन स्ट्रेट लाइन, ओनली पॉसिबल इन स्ट्रेट लाइन। तो फिर एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया। अभी बताएंगे, वो मैं रुक गया ना तभी तो, मैं समझ गया, आपके चेहरे ने मुझे सब समझा दिया कि यहां पे रुक जाना चाहिए मुझे, इसलिए मैं इसको यहीं रुक गया। आंखें सब बयां करती है, इसमें क्या नई बात थी, मतलब हाँ जी। सेकंड लिखिए, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, या तो क्या बदल जाए, वेलोसिटी, वेलोसिटी बदलने के कितने रास्ते हैं, 3, दिशा, मैग्नीट्यूड, या दोनों। लिखना नहीं है वो तो पता ही है यार, फटाफट लिख दो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तेज लिखो जो चीजें, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिख दो, कुछ भी एक चीज बदल जाए, कुछ भी एक चीज बदल जाए। कोई ऐसा एग्जांपल बता बेटा जिसमें दिशा बदल रही हो और मैग्नीट्यूड सेम रहो, ये बताएगा। हाँ, बॉल जब ऊपर से नीचे जा रही है उसमें क्या बदल रही है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है उसमें, जी चेंज करता है भाई मैग्नीट्यूड। अरे ये यूनिफॉर्म स्पीड का सर्कल, अरे सर्कल में स्पीड क्या है, लेकिन हर क्षण क्या बदल रही है, दिशा। या घड़ी की सुई, घड़ी की सुई की स्पीड क्या है, कांस्टेंट, तभी तो 1 घंटे में 60 सेकंड होगी, सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट कब होंगी, जब घड़ी की सुई की स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। अगर 1 घंटे में 60 मिनट नहीं हुई, घड़ी की स्पीड कम ज्यादा हो गई, तभी तो घड़ी खराब हो जाती है। तो घड़ी की स्पीड क्या है, कांस्टेंट, मगर डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज, तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मगर उसमें क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन। अच्छा कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, दिशा चेंज नहीं हो रही हो, केवल बॉल को कहां देखो, या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। अगर किसी बॉल को छोड़ दो तो जी कहां लग रहा है, वेलोसिटी भी, तो लगातार स्पीड बढ़ेगी, तो दिशा तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। फील तो तभी आएगी देखो जब चीजें दिखेंगी, सीधा स्टेटमेंट लिखने से फिजिक्स नहीं आएगी, स्पेशली मैकेनिक्स, क्योंकि बेटा सवाल सीमित कराए जा सकते हैं और पूछे सीमित जा सकते हैं। अब सीमित समय में या लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड क्वेश्चंस कैसे सीख सकते हो, केवल कॉन्सेप्ट से, और कॉन्सेप्ट विजुलाइज होता है चीजों को सीखने से, समझने से, रटने से नहीं आएगा, इसलिए दिमाग का होना बहुत जरूरी है। कई बच्चे बोलते सर इसका ट्रिक क्या है, दिमाग की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो जरूरी है। अच्छा अगला क्वेश्चन, दोनों बदल रही हो, दिशा और मैग्नीट्यूड, कोई एग्जांपल रियल लाइफ में, पैराबोलिक मोशन, मैंने बॉल इसको कैच कराई तो हर मोमेंट पे क्या बदल रही है, डायरेक्शन, और क्या बदल रही है, मैग्नीट्यूड। हाँ बहुत सारे हेलिकल मोशन। चलिए आगे बढ़िए, तीसरा लिखिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इसमें क्या काम आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, फटाफट लिख लो, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहां डिस्प्लेसमेंट काम आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और उसी के आगे लिखना, अब अगर पोजीशन गिवन होती है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, तो अब चेंज इन पोजीशन भी हो जाएगा ये। और अगर वेक्टर दे रखी होते तो आर फाइनल वेक्टर माइनस का मॉड और नीचे टाइम टेकन, डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं एवरेज में। और चौथा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन।
इसमें लिखिए इंस्टेंट पे क्या होगा, डी एक्स वेक्टर डिवाइड बाय डी टी। वेलकम टू द डिफरेंशिएशन। इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आज सवाल करेंगे एवरेज वेलोसिटी वाले। लिखिए पहला क्वेश्चन। समय नहीं है ना बेटा, समय कम से कम खर्च करिए। पहला क्वेश्चन, आर वेक्टर इज गिवन एज 4t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप। ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है कोई भी, ये ना 4t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप। फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी का वेक्टर निकालना है ना, वेक्टर। फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। वेक्टर जब भी निकालना हो तो उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा देना। फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी वेक्टर ऐसे इन फर्स्ट 2 सेकेंड, पहली 2 सेकेंड में। क्या करें, डिफरेंशिएशन कर दूं? डिफरेंशिएशन करने का मतलब खेल खत्म। कौन सी वेलोसिटी निकालनी है? एवरेज। तो कैसे होगा? वही गलती कर दी ना तूने, वही तो समझा रहा हूं बेटा। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन 2 माइनस 0। अच्छा, फर्स्ट 2 सेकेंड का मतलब ये समझना कि t बराबर 1 से t बराबर 2। फर्स्ट 2 का मतलब पहली 2, तो t बराबर 0 से t बराबर 2। तो पहले इसमें t की वैल्यू क्या पुट करो, 2। तो 2 2 जा 4, 4 4 16। तो 16 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये तो हो गया फाइनल वेक्टर। माइनस, अब क्या पुट करूं, 0, तो 0 हो जाएगा पूरा। अपॉन नीचे कितना रहेगा, 2। तो आंसर कितना आएगा, 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ये फर्क आएगा। बोलिए, क्या डिफरेंशिएशन यूज करना है? इसी में देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर लगा दो, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। रफ्तार लग सकती है आपको, लेकिन वो रखनी पड़ेगी भैया, थोड़ा तेज लिखो। फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे वेलोसिटी वेक्टर, कौन सी वेलोसिटी है ये, इंस्टेंटेनियस। बाई 2 क्यों आएगा? क्या हो रहा है भाई तुमको? ये कौन सी वेलोसिटी है? कहां लिखा है? इसमें लिखा नहीं मिलेगा, एट। तो क्या करना है इसमें अब, डिफरेंशिएशन, और फिर t का वैल्यू क्या पुट करना है, 3। यार ऐसी गलती मत करो यार। क्या आएगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन मारो, 8t आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब t की वैल्यू 3 पुट करो, तो कितना आ गया, 24 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, नेक्स्ट। अब जरा सोचिए, अगर पार्टिकल एक ही दिशा में चलेगा, सुनना ध्यान से, एक ही दिशा में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क आएगा? तो जितने भी केस एवरेज स्पीड के थे, वो सारे केस एवरेज वेलोसिटी के भी। अगर कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है
तो एवरेज स्पीड के केस बनाऊं, टाइम सेम डिस्टेंस सेम या एवरेज, कोई फर्क आएगा क्या? क्यों? कारण बताओ। कारण ये है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम, तो गणित कह रही है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम में अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर तो पहले से सेम है, तो दोनों की वैल्यूज भी क्या आएंगी? सेम। तो जितने भी क्वेश्चन वहां थे उन सब क्वेश्चनों में स्पीड की जगह क्या पूछा जा सकता है? वेलोसिटी। हेलो, एक क्वेश्चन लिखो। A person goes to market with 10 meter per second, with 10 meter per second, which is 400 meter away, which is 400 meter away. Full stop. Market is closed. Market is closed. So he returned to his home from the same path. So he returned to his home from the same path with 20 meter per second. So he returned to his home along the same path with 20 meter per second. Then find. बोलने नहीं आंसर. Then find. Number 1. Average speed in the whole journey. Average speed in the whole journey. Second, average velocity in the whole journey. तीसरा, average speed in 50 seconds. And fourth, average velocity in 50 seconds. चलिए, हाँ 50 सेकेंड में. चलिए, पहले कितनी दूर है ये? मार्केट कितना दूर है? 400 मीटर. गया कितने से और आया कितने से? 20. अब एक डाउट बच्चा मेरे पास लेके आता है, सर मार्केट से गया होगा तो वापस आया होगा तो कुछ समय तो लिया होगा. ये समय भी तो लिया होगा ना, पलटना करना, कुछ नहीं, वही बंद देखा होगा फिर पलटा होगा तो कुछ समय खर्च हुआ होगा ना. अरे पूछा है मुझसे, तो समय गया होगा ना, कुछ बिल्कुल गया होगा. अगर कुछ इंफॉर्मेशन है उसकी तो व्हेन देयर इज नो सेंस वी यूज कॉमन सेंस. भाई कई बार ऐसा होता है ना सवालों में, फिजिक्स में कोई सेंस नहीं होता, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज. अपन सवाल करते हैं मैग्नेटिज्म में, सेंस ही नहीं है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो हम कौन सा सेंस यूज करते हैं? कॉमन सेंस. हाँ जी, हो गया. चलिए शुरू करते हैं.
पहला क्या सेम हो गया अगर वापस गए घर तक पहुंच गया तो डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सीधा, हार्मोनिक मीन हो गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, क्या आया 40 बाय 3 मीटर पर सेकेंड, यही आएगा। उससे करते तो लगा रहा है क्या, टाइम से करेंगे तो लगाएगा क्या, सेम ही तो आएगा। दूसरा एवरेज वेलोसिटी, ये क्या आ जाएगी 0, क्यों, क्योंकि ये आ गया और वापस वहीं आ गया, तो पूरी यात्रा में डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी 0। तो 0 क्यों हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो दो फर्जी थे। तीसरे वो क्या कर रहे हैं, तीसरे में हमें ये नहीं पता कि 50 सेकंड तक घर पहुंच गया का कहीं रास्ते में है, तो एक्चुअली में हमें ये निकालना पड़ेगा 50 सेकंड तक चला कितना, समझ गए सवाल में क्या सोच रहे हैं, 50 सेकंड तक चला कितना। तो सोचिए 400 को 10 से चला तो 40 सेकंड तो भाई की खर्च यहीं पे हो गई, तो पलट के केवल कितना चला, 10 सेकंड के लिए चला। अरे और पलट के चला कितने से, 20 से, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, 20 इंटू 10 बोले तो 200। तो अगर डिस्टेंस तो हमेशा जुड़ती है, तो 400 प्लस 200 डिस्टेंस तो 600, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने वाली लाइन, वो केवल कितना होगा 200। नहीं आया, सवाल आसान था मगर कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे अलग अलग। अब तो वही जगह समय जर्नी का होता है, तो समय तो सेम ही आएगा दोनों में 50। बोलिए क्या लिखूं इसका, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 600, टाइम खोपाएच कितना, और एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए मैं वेक्टर लगा के फ्री मॉड लगाता हूं, डिस्प्लेसमेंट आएगा इसमें, पता, अरे क्या हो गया 250, कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। एक और लिखिए, अ बर्ड, क्वेश्चन ये समझ में आया बेटा, अ बर्ड फ्लाइज with 5 meter per second due north. A bird flies with 5 meter per second due north for 30 seconds, 30 सेकंड के लिए, and then rest for 5 seconds, and then rest for 5 seconds, and then again flies, and then again flies with 10 meter per second due south for 5 seconds. Then find out average speed and average velocity.
चलिए एक सवाल, नॉर्थ में चिड़िया उड़ी, सर रुक कैसे गई? अरे ये पूछ से सब वो है जो जख्म बता रहा हूं मेरे। सर ये हवा में कैसे रुक गया? हवा किसने कहा हवा है? पेड़ आ गया हो, और 5 सेकंड बाद पेड़ आ गया। यूं चल रही थी, यहां पेड़ पे आकर रेस्ट कर रही है। बोलिए क्या रेस्ट वाला टाइम जर्नी में काउंट होगा? हाँ, समय हमेशा यात्रा का होता है, केवल चलने का थोड़ी होता है। तो समय कितना हुआ? 30 प्लस 5 कितना होगा? 40। तो पहले तो टाइम पता लग गया, और केवल टाइम ही पता लगा है सर। टाइम कितना हुआ? 40। अब देखो पहले गया नॉर्थ, फिर रुक गया, और फिर कहां गया? नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, पहले डिस्टेंस निकालो। ये वाली कितनी हुई? कितने से चला? स्पीड कितनी? 5, और टाइम 30, तो कितना हुआ? 150 मीटर ऊपर उड़ा। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। और नीचे कितने से आया? 5 इंटू 10, कितना? 50 मीटर नीचे आ गया। यहां तो डिस्टेंस ही कितनी है? 0। तो अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं तो डिस्टेंस कितनी हुई? 150 तो उड़ने की ऊपर, और 50 नीचे आने की, लेकिन डिस्टेंस तो जुड़ेगी। कितनी हो गई? 200। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट सोचे तो जरा सोचो, 150 कहां गया? ऊपर, और 50 साउथ मतलब नीचे ही तो है। तो केवल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 100। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख दो, 150 जे कैप। अरे एक एक सेगमेंट दे रखे होते तो जोड़ते ही तो है। 150 माइनस 50 जे कैप, तो अपने आप क्या आ गया? 100, क्योंकि मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अब तो हो ही जाएगा। एवरेज स्पीड 200 बटा 40 कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 बटे टाइम, तो ये आ जाएगा 2.5। बात समझ में आई? स्टेटमेंट 1 लिखिए, ट्रू फॉल्स बताना था। स्टेटमेंट 1, for straight line motion, without reversing the direction, for straight line motion without reversing the direction, एवरेज वेलोसिटी, ये लिखा हुआ स्टेटमेंट। अबे ट्रू है या फॉल्स? तसल्ली से पक्का लॉक कर लिया जाए तो लिख लो ट्रू। अब ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आपने देखा हो तो एफएसटी नंबर 4 या 5 में था। मैंने इसमें क्या किया, ये उड़ा दिया। हाँ ये उड़ा दिया। अब ये क्या होगा? फॉल्स। एक वेक्टर एक स्केलर के बराबर नहीं हो सकता। अगर मैं देखो बोलने में अपन बोल देते हैं कि एवरेज वेलोसिटी स्पीड के बराबर है, वो अपन जल्दीबाजी में बोल रहे हैं। लेकिन स्टेटमेंट अगर मैं लिख रहा हूं तो स्टेटमेंट में एलएचएस में तो एक वेक्टर है, एक वेक्टर शुड बी इक्वेट टू अ वेक्टर।
तो ये अगर स्टेटमेंट में आ जाए तो ये निश्चित रूप से क्या है, गलत। तो वो मैंने सिर्फ यही चेक किया था। स्टेटमेंट 2, फॉर एनी मोशन, और फिर ये लाइन लिख दो, फॉर एनी मोशन, और फिर ये लाइन लिख दो, ये लाइन, ऑलवेज लिख के, फॉल्स है ट्रू है, फॉल्स। कोई एग्जांपल, यूसीएम हो, सर्कल हो, कोई भी हो, पैराबोला हो, कुछ भी हो, लेकिन लिखा रहेगा कॉपी में तो याद रहेगा। क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे। इसी में स्टेटमेंट 3, फॉर एनी मोशन, फॉर एनी मोशन, एक्चुअली मुझे लिखाने ऐसे थे, मैं वो गलती हो गई। फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन करके भी 3-4 थे, फॉर एनी मोशन करके 3-4 थे, अब वो एक एक करके लिखा रहा हूं तो फिर लंबा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, वो बात तो बराबर ही पड़ेगी। फॉर एनी मोशन लिखो नीचे लाइन से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये अच्छा सवाल पूछा तूने, ये सब बहस गई, बस मेन फोकस इसी पे रखो। नीचे लिखो या ऊपर, ये सब तो मिल जाएगा, ऑलवेज लगाना है। अब ये तो मैंने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, लाइन कैसे मिलती है, देखो, एक ही अंग्रेजी को बहुत टिपिकल तरीके से लिखा जाता है तो वो किताब बन जाती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट कैसे है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड इररेस्पेक्टिव ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जबकि बात वही जो मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा, ये क्या है, सही है गलत, ये स्टेटमेंट 100% क्या है, ट्रू। कोई इमोशन का फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे बताइए ऐसा क्यों। हाँ, तो इंस्टेंट में ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि इंस्टेंट की बात कर रहा है, मगर ऐसा क्यों हो रहा है कि इंस्टेंट पे ऐसा होगा। नहीं तो डायरेक्शन तो बराबर ही नहीं कर रहा ना, वो डायरेक्शन तो बराबर ही नहीं कर रहा। एक इंस्टेंट पे तो स्पीड नहीं हो सकती। नहीं, इंस्टेंट की वेलोसिटी को स्पीड क्यों बोल रहे हैं भाई, एक इंटरवल की वेलोसिटी को क्या नहीं बोल सकते, स्पीड। नहीं समझे, अरे एक सर्कल पूरा घूम गया, ये एक इंटरवल हो गया, इस पूरे इंटरवल की वेलोसिटी 0। तो एक इंटरवल में वेलोसिटी और स्पीड क्या हो सकती है, अलग अलग, लेकिन किसी मोमेंट पे वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है, बराबर। क्यों, ऐसा क्यों, एग्जैक्टली दिस इज द क्रूशियल पॉइंट। किसी मोमेंट पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आते हैं, बराबर। क्यों, वो भी सोचिए। तो कोई भी मोशन ले ले, सर्कल ले लिया, किसी इंस्टेंट पे जाएगा तो हल्का टुकड़ा काटेगा, और हल्का टुकड़ा मतलब जूम करके देखेगा तो लगभग कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर। यह है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं समझ में आया, किसी भी एक इंस्टेंट पे आप जाओगे तो कर्व को देखोगे तो लगभग क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। और किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसलिए किसी एक इंस्टेंट पे स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर आप एवरेज देखो तो मैं बोलूं कि एक पार्टिकल यहां से उठ के यहां आया, तो बताइए उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड तो उसकी हर ऐसे है v, लेकिन एवरेज वेलोसिटी उसकी ये वाली आएगी, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। हेलो, क्या बोला, क्या ये समझ में आया। तो लिखना क्यों, ट्रू तो है ही, लिखना क्यों।
किसी इंस्टेंट पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे। किसी इंस्टेंट पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हाँ मैग्नीट्यूड लगा ले, उसमें सेम हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। अरे बोलो। डायरेक्शन तो कंपेयर ही नहीं कर रहा मैं। स्पीड डायरेक्शन कहां देती है? नहीं बोल सकते, स्पीड डायरेक्शन देती नहीं है, कैसे बोल सकते? अरे जो मैं बोल रहा हूं वही बोल सकते केवल, कुछ सोच के तो बोल रहा हूँ ना। अबे तू जो बोल रहा है वो केवल क्या बोल रहा है? डायरेक्शन सेम है, स्पीड और वेलोसिटी डायरेक्शन है नहीं, दोनों बराबर क्यों पाते किसी इंस्टेंट पे? क्योंकि किसी इंस्टेंट पे हम फर्क किसमें नहीं कर पाते? डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। और जब जब स्ट्रेट लाइन बनती है तब तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। आप पूरे मोशन बना दो तो पूरे मोशन में सेम कर देंगे, आप एक इंस्टेंट बना दो इंस्टेंट में सेम कर देंगे। अब पूरे मोशन में हमेशा नहीं होता, इंस्टेंट पे हमेशा होता है। अरे हेलो। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एक्सीलरेशन। एक दो स्टेटमेंट में खा गया, वो पेपर में दूंगा। अरे याद नहीं आ रही अभी। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन लिखिए, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, नीचे की लाइन से, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर है तो कोई ना कोई क्या होगी? डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है? वेलोसिटी के अलोंग की चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग? चेंज। सबसे क्रूशियल पॉइंट तीसरा, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी। यूनिट क्या होगी? चेप लो, वो भी चेप लो। यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन भी चल रहा है अभी तो लिख लो वो भी। डायमेंशन क्या होगा? एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। डायमेंशन को भी बिल्कुल सीरियसली पढ़ना है भैया। दो सवाल बोनस है वो एकदम, एक तो आएगा एरर का और एक आएगा डायमेंशन का, या एक आएगा एरर का और एक आएगा कैलिपर का, या एक आएगा एरर का या एक आएगा यूनिट का। तो सार क्या है? एक हमेशा किसका आएगा? एरर का। क्या है? हाँ अब देखिए ये भी कितने प्रकार के होंगे? चार। देखिए पहला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या होना चाहिए यूनिफॉर्म में? एक कैसा है? वेक्टर। अब वेक्टर को यूनिफॉर्म कब रखोगे? जब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम। तो फटाफट लिख लो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट एक्सीलरेशन। पहली लाइन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कब होगा ऐसा? लिखिए नीचे लाइन से, डायरेक्शन प्लस, ये अपने लिए है क्या?
डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम। एग्जाम्पल कोई, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहां से आ गई, जी, धरती माता का जो जी लग रहा है, कायदे से वो भी क्या हो रहा है, चेंज। अरे हम अर्थ के बाहर जाएंगे तो जी की वैल्यू लगातार क्या होती है, कम, लेकिन हम अर्थ की सरफेस पे जी क्या मानते हैं, कांस्टेंट। तो जी हमेशा कहां लग रहा है, नीचे, और उसकी वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट। तो जी क्या माना गया है, कांस्टेंट। तो जी क्या है, एक एक्सीलरेशन, उसकी दिशा क्या है हमेशा, और वैल्यू क्या है 9.8। तो वो कैसा हुआ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म जो बदलता रहे, अरे बोलिए, लिखिए नीचे की लाइन से, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखिए जो टी टाइम कॉमा पोजीशन के साथ चेंज हो, जैसे मैं बोलूं कि ये वेलोसिटी देखिए टी क्यूब प्लस 2t, तो बताइए यहां इसमें जो पार्टिकल है उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, कैसे, वेलोसिटी से नहीं देखना, एक्सीलरेशन से। तो पहले ए निकालो इसका, ए क्या आता, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या रहा है 3t² प्लस 2, इसमें किसकी टर्म आ रही है, टाइम की। तो ये टाइम के साथ कांस्टेंट है या वेरिएबल, तो ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड। और मैं बोलता बेटा कि v बराबर, इधर देख रहे, v बराबर t, और एक दे रखा x बराबर t² प्लस 2, इन दोनों में चेक करिए कि कौन सा मोशन कौन सा है। तो चेक किससे करना है पहले बताइए, ए से, v से या x से, ए से। अरे किससे दोस्त, आगे बताइए v, तो dv बाय dt निकालो, क्या आया 1, बोले तो कांस्टेंट, मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तो 3 शब्द चलते हैं आगे जाके, सुनना, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यूएम, यूएम एन यूएम। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ, 0, और वेलोसिटी में चेंज नहीं तो एक्सीलरेशन भी नहीं। अब ये शुद्ध काइनेमेटिक्स के शब्द हैं जिनसे आपको रूबरू होना पड़ेगा। कई बच्चे इन शब्दों को जानना नहीं चाहते हैं, तो आप मान के चलिए शब्द आपको परेशान करेंगे। तो ऐसे याद रखिए, यूएम मतलब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सीलरेशन 0। कमेंट किससे करना है, एक्सीलरेशन से। तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा अभी अगला वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से पिक करना है कि कौन सा मोशन कौन सा है। तो आपको सिंपल तरीका किस पे जाना है, एक्सीलरेशन। अगर वो कांस्टेंट आ जाए तो यूएम, अगर वो 0 आ जाए तो यूएम, और अगर वो टाइम और एक्स के साथ चेंज हो रहा हो तो एनयूएम। यूएम कब होगा, जब ए क्या आ जाए, कांस्टेंट, और ये ए में टाइम के साथ, या ए एक्स के साथ क्या हो, चेंज। ये लगाना है अपन को। तो यहां पर क्या आएगा बेटा, आंसर बता इसमें, पहले क्या निकालो, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में क्या आता, 2t। अब एक और बात करूंगा, बोल क्या लिखिएगा, तो कांस्टेंट ही वेरिएबल, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, यूएम। एग्जैक्टली, कुछ भी एक बदलता तो धरती पे क्या पैदा हुआ था, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की परिभाषा से दो चीज पता लगती है कि वेलोसिटी में जब जब चेंज होगा तब तब अपने आप क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन, या जब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन 0।
और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर पूरा कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं, सर्कल है, सर्कल में वेलोसिटी कांस्टेंट है, सर्कल में निश्चित रूप से क्या बदलती ही बदलती है? तो निश्चित रूप से क्या बदलती है? वेलोसिटी। तो निश्चित रूप से उसमें क्या आता होगा? एक्सीलरेशन। तो कभी भी कोई भी सर्कल बिना एक्सीलरेशन के पॉसिबल नहीं है। और अपने मन से ये निकाल दो क्या कि एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब होता है स्पीड बढ़ना। बच्चा क्या समझता है? वो अंग्रेजी में होता है गाड़ी एक्सीलरेट कर दो तो स्पीड बढ़ा दो, नहीं, वो बंडी के लिए केवल। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब ये नहीं होता कि स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बदल रही है। वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। आप 1D तक सोचते हैं खाली। 1D में हम क्या बोलते थे कि स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेट, रुक रही है तो रिटार्ड। हेलो। लेकिन अगर कोई सर्कल है, सर्कल में लगातार स्पीड बढ़ रही है तो भी वो क्या है? UAM। घट रही है तो भी वो क्या है? UAM। नहीं आई बात समझ में? क्या नहीं आया? कांस्टेंट होगा ना? हाँ, NUAM बोलना चाहिए, NUAM बोलना चाहिए। पर मतलब मेरे कहने का मतलब ये समझिए आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका जो मेन फोकस है वो इस बात पे है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होना चाहिए वर्ड। ये कोई वर्ड नहीं होता यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, वो हम बोल देते, चेप देते हैं वो वर्ड। 1D में एक बॉल ऊपर फेंकी, वेलोसिटी कहां है? नीचे है। बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया। क्या पढ़ाऊं मैं अब इससे आगे? शब्द ही नहीं है मेरे पास। वेलोसिटी कहां है? जी कहां है? तो क्या ये UAM नहीं है क्या? सर उसमें तो स्पीड कम हो रही है सर, रिटार्डिंग मोशन है। बिल्कुल है रिटार्डिंग, पर कर वही बात, क्या बायोलॉजी साइंस में नहीं आती क्या? तो बड़ा ग्रुप तो कौन सा है? साइंस। साइंस का एक टुकड़ा कौन है? ऐसे ही UAM बड़ी टर्म है, उस UAM के अंदर एक छोटा टर्म क्या है? रिटार्डेशन। कुछ समझ में आया? तो UAM के लिए क्या चाहिए? ए क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। और NUAM के लिए ए वेरिएबल, और UM के लिए ए जीरो। पक्का? बोलना नहीं है आंसर, बताना इसका आंसर, किसी को नहीं बोलना है। सॉल्व करिए। अभी तो अभी बता ही दिया, ये तो अभी बताया था। बताना है कि ये UM है, UAM है या NUAM है। निकाल लीजिए, ए निकाल लीजिए, ए से सोचना है बस। टाइम आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा? मगर कहाँ आएगा? नीचे। लेकिन आएगा तो सही ना। तो क्या है? NUAM। और आप सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आप मूर्ख है, इतना सॉल्व नहीं करना, सिंपल सोचना है पावर से ही। पावर से सोच देगा। हाँ, मैंने सिखाया होगा। D फॉर डिफरेंशिएशन और D फॉर डिक्रीज। डिफरेंशिएशन में पावर घटती है तो हाफ है, एक बार करेगा तो एक घटा दे, कितनी हुई? माइनस का हाफ। एक और बार करेगा तो एक और घटा दे, माइनस का 3/2 से और माइनस का 5/2। और इसमें एक कम किया तो माइनस का हाफ, उसमें से और एक कम कर तो बचेगी ना। बचेगी मतलब क्या आएगा? ए। तो पेन चलाने नहीं होता, देखना होता है ऐसे दूर से। कितनी पावर है? कितना है? कितनी बार करना है? एक बार करूंगा, पावर कम हो कितनी बार होगी? एक बार। अरे कितनी पावर कम हुई? तो 3 से 1 गया तो बचेगा नहीं बचेगा? सीधा आंसर NUAM। D4 डिफरेंशिएशन और I4 इंक्रीज। इंटीग्रेशन में पावर और डिफरेंशिएशन में पावर घटती है।
यहां पे देखो v कितना है, पावर कितनी है, एक बार करेगा तो पावर खत्म, तो a कांस्टेंट। यहां पर x में कितनी है, अरे x में एक बार करेगा तो एक और बार करेगा तो साफ, तो a कितना कांस्टेंट। नहीं समझा, अलग तरीके से सोचना सिखा रहा हूं, क्योंकि अभी यही से ये सोच कि जब जब इसको कैसे सोच, स्टेटमेंट जब जब ए कांस्टेंट होता होगा, जब जब वेलोसिटी की मैक्सिमम औकात टाइम में एक ही हो सकती है, क्योंकि एक से ज्यादा हुआ तो बच जाएगा ना एक। दोबारा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जब जब ए क्या होगा तो वेलोसिटी टाइम के साथ एक ही पावर में आ सकती है। वेलोसिटी टाइम के साथ कितनी पावर में आ सकती है, तभी तो ए क्या होगा कांस्टेंट, तभी तो इक्वेशन ऑफ मोशन में v बराबर u प्लस ए टी होता है। और जब जब ए कांस्टेंट होगा तो x t के साथ दो बार में आएगा, तो सेकेंड इक्वेशन देखना ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक दिन में सब नहीं सीख सकते, सारे स्टेटमेंट आपको नहीं समझ में आएंगे, लेकिन सीखते हैं तो चीजें थोड़ी सी दिमाग खुलेगा। रिलेटेबल चीजें हैं सब, कि यू ए एम को अगर आप ब्रॉड लिखोगे, एक्चुअली में इस चैप्टर में डिटेल में हम क्या पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म एसिटेटेड मोशन, तो उसको मैं खेलना सिखाऊंगा आपको, ट्रिक नहीं सिखाऊंगा, खेलना। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बिना पेन चलाने करना सिखाऊंगा, लेकिन जुगाड़ केवल तब अच्छे लगते हैं जब आपको बेसिक पता हो, क्योंकि जुगाड़ के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। जुगाड़ की समस्या क्या है कि जुगाड़ में आपको यह भी याद रखना पड़ता है ना वो कब फेल हो जाता है। इसलिए मैं आपको ट्रिक्स बहुत, काइनेमेटिक्स तो मैं आपको बहुत ट्रिक्स से सिखाऊंगा, लेकिन सब ट्रिक का लॉजिक के साथ, और ट्रिक से पहले क्या आना चाहिए, बेसिक। पहले मैंने आपको बेसिक सिखाया कि यूएम कैसे चेक करते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं सीधा क्या करना है, पावर क्या करनी है, एक कम करनी है। और अब वहां पर मैं सिखाऊंगा कि इतना भी झमेला नहीं करना, आगे जाके ये वाला भी सवाल आते हैं, चेक ही मत कर। थर्ड इक्वेशन याद है, बोल वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड वाली, अरे v और s है ना, तो v स्क्वायर बराबर क्या आता 2s, तो v प्रोपोर्शनल टू रूट s, तो v प्रोपोर्शनल टू रूट s तभी हो सकता है जब a क्या होगा कांस्टेंट, तो ये अपने आप ही क्या है ua। सब सिखाऊंगा, पर बता रहा हूं कि डिटेलिंग की किस तरफ लेके जाऊंगा, कि इस तरीके से अपन को रिलेट करनी है चीजें, हर चीज अलग अलग खोल के नहीं, सबको समेट के लाना एक तरफ, कि ये एक ही तरह के सवाल है सारे, कि यूएम एनयूएम ये चेक करने का मतलब सब में जाना किस पे है, एक्सीलरेशन पे। तो कल को इक्वेशन ऑफ मोशन बनी होंगी तो उनमें भी तो ये क्या है कांस्टेंट, तो उनमें भी तो फंडा यही लगेगा। आगे लिखिए, एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज ये में क्या होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एवरेज हमेशा किस में डिफाइन होता है, इंटरवल में, और इंटरवल में हमेशा क्या आता है डेल्टा। देखो आप याद रखो, एवरेज वेलोसिटी में क्या लिखा था आपने, डेल्टा एक्स, एवरेज एक्सीलरेशन में भी डेल्टा वी, तो यहां से डिस्टेंस में एवरेज डेल्टा एस याद रहता है, नहीं, डिस्टेंस एवरेज स्पीड में हमेशा क्या आएगा टोटल डिस्टेंस, क्योंकि डेल्टा एस कुछ नहीं होता। और चेंज इन डिस्टेंस क्या होता है भाई, चेंज इन पोजीशन मीनिंगफुल है, चेंज इन वेलोसिटी मीनिंगफुल है, चेंज इन डिस्टेंस क्या है, तो याद रखना है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, कोई फॉर्मूला, केवल क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी। तो लिखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में ए एवरेज, कौन से वाले में, एवरेज में, किसमें आ गए थे हेडिंग में, एवरेज में, क्या लिखोगे एवरेज में डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो वी फाइनल
माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। क्या नहीं करना है बेटा? डिफरेंशिएशन। और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। रूट अंडर नहीं है, रूट ऐसे खाली। हाँ बोल बेटा जी, इसका डिफरेंशिएशन ए थोड़ी देगा, इसका डिफरेंशिएशन तो डीवी बाई डी एस देगा, जबकि ऐसे क्या बनेगा? वी डीवी बाई डी एस। अभी सिखाया नहीं था ना वी का एस के साथ। हाँ जी हो गया। लिखी नहीं है। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंट पे क्या होगा? लिख लो फटाफट, डीवी बाय डी टी। डीवी बाय डी टी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्चुअली में तो कोई सा भी नहीं होता, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसमें वी स्क्वायर बाय आर में भी तो लगातार क्या हो रहा है? वो एसीपी चेंज हो रहा है ना, क्योंकि यहां से देखेगा सेंटर इधर है, ऊपर से देखेगा सेंटर नीचे है, नीचे देखेगा सेंटर ऊपर है, तो एसीपी की दिशा भी क्या हो रही? लगातार चेंज। तो उसमें ना यूसी यूएएम है, वो एक्चुअली वो एनयूएम है, नॉन यूनिफॉर्म एसिडेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। हाँ जी, क्या लिख रहा था मैं? इंस्टेंटेनियस में क्या होगा? डीवी बाय डीटी। सवाल लिखिए। वेलोसिटी इज गिवन एज 4t स्क्वायर आई कैप प्लस 5tj कैप। देन फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन इन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। वेक्टर निकालना है। और दूसरे में एक्सीलरेशन वेक्टर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। पहले में क्या करना है? डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन, वैल्यूज पुट करनी है। हाँ जी बताइए। क्या लिखूंगा? ए एवरेज, वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर अपॉन टाइम। फाइनल वेक्टर के लिए 4 रखू पहले इस पे, तो 16 और 4 64 प्लस 20 जे कैप माइनस, अब 1 रखूंगा पहले, तो 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और नीचे क्या आ जाएगा? 3। कितना है? 60 आई कैप प्लस का 15 जे कैप बटा 3, तो 20 और 5। और दूसरे में क्या करना है? डिफरेंशिएशन, डीवी बाय डी। क्या लिखू बता? 8t आई कैप प्लस 5 जे कैप। इसमें अब t की वैल्यू कितनी? 16 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो दोनों गलती में गलत हो जाएंगे, जल्दीबाजी में। दोनों ऑप्शन में होंगे हमेशा। अलग अलग आंसर है ना? ठीक, तो वही गलती होती है। गलती इसमें बहुत छोटी होती है, क्योंकि और ऑप्शन है कहां गलत होने का।
अरे चले क्या भाइयों, अगला क्वेश्चन। एक बार रिवाइज कर ले यहां तक, क्या क्या पढ़ लिया? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब आज सवाल बचे करें कैलकुलस के। कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उल्टे पुल्टे वाले सवाल बचे। फिर हम किस में कूद जाएंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अपन फर्स्ट पार्ट खत्म कर ले। काइनेमेटिक्स को मैंने 4 टुकड़ों में बांट रखा है, और आपको रिवाइज जब भी काइनेमेटिक्स करना है तो ऐसे ही करना है। मैं जब काइनेमेटिक्स टेस्ट में दूंगा आगे जाके रिवाइज, जब बैक पोर्शन में, तो मैं ऐसे दिया करूंगा कि पीछे के 2 पार्ट दे दिए। तो पार्ट कैसे मैं लिखाऊंगा अभी? पहला पार्ट मेरा है कहां तक? एक्सीलरेशन तक, मतलब ये कैलकुलस तक। दूसरा पार्ट रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन वो उसमें भी होगी, किसमें? हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। 1D मतलब इक्वेशन इन 1D। तीसरा पार्ट क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन, अरे बोलिए। और चौथा रिलेटिव। 4 पार्ट में पढ़ना है। 11 लेक्चर दिए गए हैं मुझे। हाँ, 11 मिलते हैं भाई, 9 में कराया लास्ट ईयर मैंने। और तुम्हारे को वो लगवाया तो तुम्हारा 35 ले लो, क्या दिक्कत है? माला पहनने के लिए तो 35 ले लो। पर आप समझो ना उसमें दिक्कत क्या होती है। मैं यहाँ से 11 अपने से, मैं मान लीजिए मुझे अच्छा पढ़ाना है और मुझे हर किसी को खुश करना है। मैंने यहाँ पे कितने लेक्चर ले लिए? 28, और 4 चैप्टर पढ़ा के निकल गया। बढ़िया शानदार जुलूस निकल गया मेरा भाई साहब। और उसके बाद बच्चों का जुलूस निकल गया। क्यों? 3 चैप्टर तो बाद में सुबह शाम दोपहर बुला के हो रहे हैं। क्या कर लिया ऐसा करके मैंने यार? मैं खुद भी तो मास्टर हूं, खुद भी तो स्टूडेंट था कभी। इन बेंचों पे 2008-9 में हमने भी तैयारी की। तो विद्यार्थी की तरीके से सोचना पड़ता है स्टूडेंट को, टीचर को। मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप लेक्चर ज्यादा ले रहे हो, अगर औकात है तो पूरा पढ़ा के दिखाओ। वही मास्टर पूरा कोर्स नहीं करा सकता। फिर तो करता है नहीं, मैं 4 चैप्टर पढ़ा के निकल जाता। वो 4 तो पढ़ा दिए 3 गुना लेक्चर में। अब उसकी भरपाई बेचारा कोई और करेगा। अब वो उसके लिए भी हो जाएगा, नहीं वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, मजा नहीं आ रहा। उनमें कहां से मजा आएगा? समय ही नहीं है उसके पास। अब वो सवाल कराएगा कि पढ़ाएगा कि अपने आप को बचाएगा? खेल तो नीचे वाला नहीं कर दिया। तो ये बच्चा नहीं समझता है, जो मैं बिटर ट्रुथ बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को सच बोलने में कोई शर्म नहीं है। सच यही है कि केवल 4 चैप्टर आपकी जिंदगी नहीं होती बेटा। आपको पूरा सिलेबस देखना। आप कोई टीचर केवल 4 चैप्टर में महानता दिखाना चाह रहा है तो वो केवल समझिए कि वो आपके लिए थोड़ी अच्छा हो रहा है यार। आपको पूरा सिलेबस आना चाहिए ना, आपका टाइम पे काम हो जाए, ये आपके लिए जरूरी होता है। मैंने बहुत काइनेमेटिक्स में आपको पीएचडी करा दी 28 लेक्चर लेके। क्या कर लिया मैंने ऐसे करके? 3 चैप्टर के लिए आपको सुबह दोपहर शाम आना पड़ रहा है, लास्ट के 3 चैप्टर के लिए। और वो बेचारा टीचर में भी आप वो कर रहे हैं, सर मजा नहीं आ रहा, क्या पढ़ा रहे? अरे भाई वो कम से कम पढ़ा तो रहे। उसे तो बददुआ भी दोगी तुम, लेकिन जिसको तुम दुआएं दे रहे हो उसने तुम्हें क्या कर लिया हासिल करके? काइनेमेटिक का सवाल ही गाया ना उस साल। तो आपको समझना पड़ता है, ब्रॉडली सोचना पड़ता है। ये अंधभक्ति छोड़नी पड़ती है, प्रैक्टिकल सोचना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल सोचने का जमाना है, ये भावनात्मक सोचने का समय नहीं है। हम ड्रॉपर बैच के बच्चे, हम 11वीं 12वीं के बच्चे थोड़ी हैं। तो ये समझिए बात को। लिखिए आगे क्वेश्चन। एक्स दे दे मान ले, एक्स दे रखा है 4t² पोजीशन x इक्वल टू 4t² प्लस 3t and particle is moving along x-axis. Particle is moving along x-axis. 4t एक और लगा लो, 5t क्यूब और लगा लो। Then find out average acceleration of the particle. Find out average acceleration of the particle in first 3 seconds. ये लास्ट क्वेश्चन है।
फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड। अब ए निकालना है। ए निकालने के लिए वैल्यू पुट कर दूं सीधी, सीधी वैल्यू पुट करनी किसमें, वेलोसिटी में। तो पहले तो क्या पुट करूं, निकालूं वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालते हैं, कितना आया 80 प्लस 3 प्लस 15t²। ये वेलोसिटी, यही तो आएगी वेलोसिटी। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है बेटा ए एवरेज निकालने के लिए। v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी क्या रखूं पहले, टाइम 3, तो 8 3 जा 24, 27 प्लस 15 इंटू 9 135, माइनस क्या पुट करूं अब 0 करूंगा तो 3 बचेगा भैया। ये गलती और हो जाती है, पूरे को क्या रख देते हैं 0, अपॉन नीचे भी क्या आएगा 3, तो ये आएगा कितना जोड़ने पर 159। अच्छा ये पता है ना कि कैसे चेक करते कटेगा नहीं कटेगा, ये बताता हूं, पहले से मत काटा करो, ये चेक कर सकते हैं कटेगा नहीं कटेगा। इनका सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर इनका सम 3 के पहाड़े में आता है तो ही ये इससे कटेगा, नहीं तो कटेगा नहीं। तो इनका सम करो, 5 और 1 9 और 6 15, 3 की टेबल में आता है तो 100% ये इससे कटेगा। 53 आंसर है। जल्दीबाजी बेटा ज्यादा प्रॉब्लम करती है, बताया आपको। हाँ स्क्वायर भी आएगा। हाँ होमवर्क तो देके जाऊंगा भाई, वो तो चाहे ब्रेक लग जाए। टेस्ट में केवल कहां तक आ रहा है, एस्टिलेशन से पहले पहले, क्योंकि वो हिंदी में नहीं हुआ था ना इसलिए, लेकिन होमवर्क में पूरा करना है आपको। ELP2 संपूर्ण, ELP3 कंप्लीट। अच्छा नीचे की जो 5-6 क्वेश्चन है मैंने वो बेसिक मैथ वेक्टर के डाल रखे हैं। आप एनएलएम में जाओगे तो उसमें होंगे काइनेमेटिक्स के, आप वर्क पावर में जाओगे तो किसके होंगे एनएलएम के। ये सारे ELP में पीछे के क्वेश्चन मैंने डाल रखे पीछे वाले चैप्टर के, ताकि कोई वेक्टर नहीं पढ़ा हो तो समझ में तो आ जाएगा ना कि ELP भी नहीं बनेगी पूरी। भाई दुख दिखता रहता है ना तो आपको लगता है कि यार है। अरे बोलिए, हम भगवान को याद करते हैं, दुख है, नहीं तो हम तो इतने मक्कार लोग हैं, हमें क्या फर्क पड़े किसी से। तुम मास्टर क्यों पूछते हो, क्योंकि पेपर टफ है, पेपर ऐसा आ रहा है, तुम्हारा सिलेक्शन रुक गया तो तुम पूछ रहे हो, फिजिक्स टफ लग रही है, हलवा होती ना। कौन हो आप, लिफ्ट में देखते नहीं हो क्या, लिफ्ट आ जान दो, मास्टर खड़ा ही रह जाता है। तुम्हारी क्लास का हो तो फिर तुम पूछ लोगे, दूसरी क्लास का हो तो वैसे होगा ठीक। यही है जीवन, यही है एक्चुअली। ELP4 कंप्लीट, तो 4 तक ELP कर सकते हैं आप मॉड्यूल, 1 से लेके 4 तक ELP आप कर सकते हैं। मॉड्यूल में आ जाइए CB2 कंप्लीट, नहीं CB1 दिया था, CB2 कंप्लीट। उसके बाद एक्सरसाइज में आ जाइए, एक्सरसाइज में लेकर, एक्सरसाइज में अभी कोई क्वेश्चन है नहीं यार, ठीक है यहीं तक कर लेना। चलिए बेटा टेस्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, सॉरी।
हाँ ला